हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चांसेस हैं कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, या तो आप जो कॉलेज आपको मिल रहा है उसे चूज करो, या फिर के नेक्स्ट ईयर दोबारा कैट एग्जाम लिखो इन दी होप कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल पाए। सो फर्स्टली अ पैट ऑन योर बैक, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचे हो, और जो अगला डिसीजन आपको लेना है उसे लेने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। मैं आपको 5 तरह के फैक्टर्स एक्सप्लेन करूंगी जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बट प्लीज नोट कि मैं आपको आंसर नहीं दे सकती कि आप ये कॉलेज ज्वाइन करो, कोई भी आपको ये आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज हर पर्सन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले फैक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन। इस फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपको एक इवैल्यूएशन करनी है आपकी एबिलिटी की। पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि क्या आपने इस एग्जाम के लिए जेन्युइन अटेम्प्ट दिया था, यानी कि इनफ प्रैक्टिस की थी कि आप ये कह पाओ कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। दूसरा, क्या कैट एग्जाम वाले दिन कहीं गलती से तो नहीं आपका एग्जाम बुरा हुआ। कई बार ऐसे होता है हमारे मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं बट उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे मार्क्स नहीं आते। सो मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर वो ये चैनल देखते थे, उनके हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आए बट कैट एग्जाम वाले दिन वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में ब्लैंक हो गए, जिसके कारण उनका वो सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ। और थर्ड, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है। हर पर्सन को अपने स्कूल और कॉलेज के एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि मुझ में कितनी एबिलिटी है, क्या आप में वो एबिलिटी थी कि आप और मार्क्स लेके आ सकते थे। इन तीनों के आंसर देने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या आप में और पोटेंशियल था बेटर स्कोर करने का। अगर आप में वो पोटेंशियल था देन इस फैक्टर के बेसिस पे आपका आंसर ये बनेगा कि आपको कैट एग्जाम दोबारा लिखना चाहिए रादर देन सेटलिंग फॉर अ कॉलेज जो आपको इस समय मिल रहा है। बट ये सिर्फ एक फैक्टर है, हम और भी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि आपका विलिंगनेस कितना है टू अपीयर फॉर द कैट एग्जाम अगेन। सो पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि काफी सारे लोग बर्नड आउट फील करते हैं। ज्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जो ऑलरेडी 2-3 बार इस एग्जाम की तैयारी कर चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि हम कितनी बार ही दोबारा सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, बस हो गई है, अब दिस इज द अटेम्प्ट दैट वी हैव टू गिव। कहीं आपके साथ वो केस तो नहीं है। दूसरा, आपका बैकअप प्लान क्या है। मान लो आप एक और ईयर का गैप लेना चाहते हो, तो आपके बैकअप में क्या आपके पास कोई जॉब है या आप जॉब ले सकते हो, क्या आपके पास कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या आप खुद का एक बिजनेस कर रहे हो या अपने फैमिली बिजनेस का पार्ट हो, और क्या आप कुछ कोर्सेज इंटर्नशिप्स टेकअप करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। अगर आपका बैकअप प्लान भी सॉर्टेड है प्लस आप दोबारा से कैट एग्जाम देने के लिए भी विलिंग हो, इन दैट केस ऑल्सो इस फैक्टर का आंसर यही बनेगा कि आपको कैट एग्जाम दोबारा लिख लेना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं एक और चीज मेंशन कर देती हूँ कि आप में से जो भी पर्सन कैट एग्जाम को री अटेम्प्ट करने का सोचेगा उनके लिए ज्यादा एफर्ट सिलेबस को कवर करने में नहीं लगेगा, मॉक्स में लगेगा, यानी कि प्रैक्टिस में लगेगा ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर के जो कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए मैं आपको ओसवाल बुक्स की ये बुक भी रिकमेंड कर देती हूँ जिसको कहते हैं 15 ईयर मॉक टेस्ट। ये सैंपल पेपर्स कैट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर आपको लास्ट ईयर का पेपर भी मिल जाएगा, प्लस आपको सारे के सारे 15 मॉक्स के सॉल्यूशंस और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगी। काफी बार ऐसा होता है कि हम जब ऑनलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते। इन दैट केस आप एक बुक का यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट मत लगाओ बट उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था या नहीं। ये आपको इस चीज में भी हेल्प करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा स्किप करना चाहिए, उसके डिसीजन को बेटर लेना सीख सकते हो यूजिंग अ फिजिकल बुक। सो आप इस तरह का मटेरियल यूज करके प्रिपरेशन को जल्दी भी कर सकते हो, आपको सेम लेवल ऑफ एफर्ट डालना जरूरी नहीं होगा। थर्ड फैक्टर है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एमबीए। देखो, हर पर्सन जो भी एमबीए कॉलेज को ज्वाइन करता है उसके अलग अलग टेकअवेज होते हैं जो वो चाहता है कि मैं जब एमबीए कंप्लीट कर लूं तो मेरे पास होने चाहिए। जैसे किसी पर्सन के लिए पैकेज इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पर्टिकुलर रोल के अंदर प्लेसमेंट जैसे फाइनेंस की जॉब चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फी बहुत बड़ा कंसर्न है कि मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका आरओआई अच्छा हो। लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मान लो मुझे नॉर्थ इंडिया के अंदर ही कॉलेज चाहिए या फिर कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो एक्सचेंज प्रोग्राम तो मस्ट हो गया। इसी तरह पीयर ग्रुप, कई कॉलेजेस के अंदर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों के अंदर डाइवर्सिटी होती है। अब मेरे लिए वो जो फैक्टर था वो था टैग। मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही चाहिए था, आईआईएम अहमदाबाद, मुझे उसके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मेरे पापा ये बात जानते हैं कि जब मैं कैट एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब मेरे दिमाग में इतना भूत सवार था कि मुझे बेस्ट कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि मुझे अंडर ग्रेड में बेस्ट कॉलेज नहीं मिला था, कि मुझे था कि मुझे अगर ये नहीं मिला ना, चाहे मुझे बैंगलोर कैलकाटा
डेटा भी क्यों ना मिल जाए, मैं दोबारा कैट लिखूंगी। लाइक लेजिट दैट वाज माय रीजन एंड आई डोंट केयर कि कोई और कहेगा कि ये पागल है या नहीं है, बिकॉज हर पर्सन का जो रीजन होता है ना वो उसका अपना होता है। जब आप ये डिसीजन ले रहे हो ना कि आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है या नहीं करना है, दिस इज द रीजन कि कोई और आपको वो आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि किसी और को आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पता फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज, वो सिर्फ आपको ही पता होती है। सो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको ऑनेस्टली नोट करना है कि आप अपनी MBA से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप एट द एंड ऑफ द 2 years क्या लेके जाना चाहते हो। सेकेंड स्टेप ये होगा कि अब आपने जो भी ऑप्शन आपके पास है उसे इवेलुएट करना है बेसिस दोज पैरामीटर्स। आप खुद से ये काम नहीं कर पाओगे, आपको सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको उन लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी जो या तो उस कॉलेज में है या वहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसके 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म जो इसमें आपकी हेल्प कर पाएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर के आंसर नहीं करते। इन दैट केस आप अपनी हेडलाइन को चेंज करके वहां पर लिख लो इनकमिंग जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम। इन दैट केस जब आप उस पर्सन को रीच आउट करोगे तो देयर चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट या एक्सेप्टिंग योर मैसेज विल इंक्रीज अ लॉट। सो इस तरह उनको रीच आउट करके अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइका इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हो क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जॉब चाहिए, तो उनको पूछो कि माइका में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज की। सेकंड मेथड इज रेडिट का फोरम। सो रेडिट पे एक कैट प्रिपरेशन का थ्रेड है, ऑल्दो वहां पे मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है कभी कभी, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप वहां पर जाके एक अनोनिमस क्वेश्चन पूछ सकते हो और बहुत सारे एलम्स जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के वो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो दे विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। लेकिन अगेन वहां पर भी एग्जैक्ट पैरामीटर लिख के पूछना। थर्ड इज कोरा रिव्यूज। सो ऑल्दो कोरा रिव्यूज बायस्ड भी होते हैं थैंक्स टू अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो वहां पर जाके पेड रिव्यूज लिखते हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज वहां जाओ और वहां पर जाके जो स्टूडेंट्स ने रिव्यूज लिखे हैं, जो वहां के करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज पढ़ो और कोशिश करो कि बायस्ड रिव्यूज मत पढ़ना। जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है या जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव लिखा है वो मत पढ़ना। जिन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों मेंशन किए हैं सिर्फ उन्हें सिलेक्ट करके उन्हें रीड अप करो। इस फैक्टर के बेसिस पे अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपके पैरामीटर्स या क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज। इट इज बेटर टू रीअपियर फॉर द कैट एग्जाम इन दैट केस। द फोर्थ फैक्टर इज अर्जेंसी टू डू एन MBA। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती, उनके कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एज का फैक्टर हो सकता है, फैमिली का रीजन हो सकता है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो लास्ट ईयर इस चैनल पे एक स्टूडेंट था जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी और उसे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही थी फॉर अ पर्टिकुलर MBA कॉलेज। तो चाहे वो कॉलेज उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं भी थी, उसने डिसाइड किया कि वो ये कॉलेज ज्वाइन कर लेगा बिकॉज उसका एवरेज पैकेज वाज 12 to 15 lakhs एंड उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए थी सो दैट वो अपने फैमिली के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को चेंज कर पाए। सो अनलेस आपका कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इट इज अर्जेंट और नेसेसरी फॉर यू टू डू एन MBA दिस ईयर, आई वुड रिकमेंड कि आप ये चांस दोबारा से लो, एक बार फिर से कैट दो, बिकॉज आप ये चीज समझो कि दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन। आप एक बार इन्वेस्ट करोगे अपनी लाइफ में MBA डिग्री के ऊपर, तो अगर तो कोई अर्जेंट रीजन है तब आप उस MBA कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज इट मेक्स मोर सेंस टू रीटेक द कैट एग्जाम। द फिफ्थ फैक्टर इज अनकन्वेंशनल MBA बेट। मैं इसका मतलब समझाती हूँ, बिकॉज जैसे हम B स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यू एज B स्कूल्स आ रहे हैं जो कि अनकन्वेंशनल MBA ऑफर करते हैं। सो क्या होता है कि जैसे एक ट्रेडिशनल MBA है, इसी तरह से अब टेक का इन्वॉल्वमेंट, स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर का इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें लेके ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना अपना प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि ये उनके फर्स्ट फ्यू बैचेस होंगे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू ऑफर ह्यूज सम्स ऑफ स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स। जनरली ऐसा होता है जब भी कोई नया MBA इंस्टीट्यूट बनता है, वो फर्स्ट बैच को बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स में आप प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्ट हो सकते हो, प्लस आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी अगर मिल रही है, देन दैट इज अ बेट यू कैन टेक। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको ज्वाइन करो, ऑब्वियसली यू हैव टू इवैल्यूएट, लेकिन अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है बट आपको कहीं और से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही हो, प्लस आपको लग रहा हो कि आप दोबारा कैट एग्जाम नहीं देना चाहते, देन दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन यू हैव व्हिच आई एम मेंशनिंग हियर। इन पांचों फैक्टर्स का अल्टीमेट जो निष्कर्ष निकल के आएगा या जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट जो होगा, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मुझे एक चीज पता है कि जब हम बहुत ज्यादा एडवाइस लेने लग जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट यू कैन डू इज सुनो सबकी, लिंक्डइन पे जाके स्पेशली जितने लोगों से बात कर सकते हो उतने लोगों से बात करो, बट उसके बाद 1 या 2 दिन किसी से भी बात मत करो, ना ही इस डिसीजन के
बारे में सोचो एंड यू विल रियलाइज कि बाय द एंड ऑफ दोज 2 डेज आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपको दोनों में से क्या चीज चूज करनी चाहिए। एंड वॉट एवर यू डिसाइड, आई जस्ट विश यू द वेरी बेस्ट। दोनों में से कुछ भी हो, आई जस्ट होप दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल जर्नी अहेड।